अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सबक नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र जारी है, जिसमें हमने सबक की पढ़ाई की, अल्फाज मायने किए, उसका ख़ुलासा किया है। अब आप ये बात सुन लें कि ये अभी जो स्टार्ट के एक दो असबाक हैं, जिसमें मैं आपको ख़ुलासा भी दे रही हूँ, मैं आपको तरीका भी समझा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको कोई तरीका नहीं बताऊंगी, ना ही कोई पीडीएफ भेजूंगी, बल्कि आपको खुद ये काम करना होगा। इब्तदा में क्योंकि आपको करना नहीं आता, उसका तरीक़ाकार मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लेकिन इसके बाद जितने भी असबाक होंगे उसका सबका आपने काम खुद करना होगा। इसी तरह आज दूसरा काम करेंगे कि हम इसके इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। इसकी याद दहानी के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि इसका तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले हमने इक़्तिबास को पेपर में नहीं लिखना। कॉपी पर काम करते वक्त आप इक़्तिबास लिखेंगे, लेकिन पेपर में जब आप इक़्तिबास का सवाल करेंगे तो आपने पेपर पर इक़्तिबास नहीं लिखना, उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। इक़्तिबास वहाँ से देखें और उसके बाद आपने कहाँ से शुरू करना है, सबक का नाम लिखिए और उसके आगे सबक का नाम लिखें। उसके बाद अल्फाज मायने, उसमें सवाल होगा कि ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखिए, और उसके बाद आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें से ख़त कशीदा जितने भी हैं उनको लिखना है, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है। आज के पैराग्राफ है आपका है पेज नंबर 29 पर आखिरी पैराग्राफ है। और ये भी ये बात याद रखें कि ये जो इक़्तिबास है जो मैंने आपको करवा रही हूँ वो एक मिसाल है। इस तरह के आपको चैप्टर में से कहीं से भी आ जाएंगे। ये नहीं है कि जो पैराग्राफ मैंने दिया है वही आपको एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा नहीं है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, आपको एग्जाम्पल समझाई जाएगी, उसके बाद जो है सवाल जो है वो कहीं से भी दे दिया जाता है। इसलिए अब आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि पीडीएफ में से फटाफट चीज़ उठाई और कॉपी करके दे दी, ऐसा नहीं होता। और कल जो मैंने कहानी आप लोगों को कही थी, कुछ बच्चों ने एक पेज पर सिर्फ 7, 8, 10 लाइनों की कहानी लिखकर, नतीजा लिखकर पूरी कर ली है। बेटा ऐसे नंबर नहीं मिलता। थोड़ा सा अपने आप को किताब में से पढ़ें ज़रूर, थोड़े से अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें और फिर उसको लिखिए। आप देखें कि आपका पेज जो है वो खुद ब खुद लंबा हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें देखें 29 पेज पर आपका ये लास्ट पैराग्राफ है। 1889 में विल्बर की मदद से आरवेल ने एक प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया। वो अपने बनाए गए प्रेस पर अखबार छापते रहे। 1892 में उन्होंने साइकिल की एक दुकान खोल ली। 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा। इससे भी राइट बरादरान के हौसलों को तक़वियत मिली। उन्होंने सोचा इंसान का फ़िज़ा में उड़ने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। 1900 से 1902 तक दोनों भाई मुसलसल तजर्बात करते रहे। फिर 1903 का वो तारीखी लम्हा आन पहुंचा जब ये दोनों भाई नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जस्तजू में कामयाब हो चुके थे। इसमें से आपको अपने पीडीएफ में देखिए कि आपको ग्लाइडर, जान से हाथ धो बैठना, तक़वियत और शर्मिंदा ताबीर को अंडरलाइन किया गया है। तो आपने इनके मायने लिखने हैं। ग्लाइडर कहते हैं छोटे जहाज़ को। आजकल तो रिमोट कंट्रोल भी आ चुके हैं। वो जहाज़ आप ये देखें कि छोटे से पर लगे होते हैं, उसके अंदर वो ट्रायंगल में खुद भी आजकल जो चलते हैं वो पहाड़ों पर उड़ाते हैं, उसे भी ग्लाइडर बोलते हैं। इसके अलावा वो छोटा जहाज़ जो कि बगैर उसके ड्राइवर के उड़ता है वो भी ग्लाइडर कहलाता है। तो जान से हाथ धो बैठना इसका मतलब है मर जाना। तक़वियत, ताकत मिलना, ताकत को कहते हैं तक़वियत। शर्मिंदा ताबीर होना, ये मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी ख्वाब का अमल में आ जाना, यानी उसके जो ख्याल का अमली सूरत जो है वो शर्मिंदा ताबीर कहलाता है। अब हमने इसकी तशरीह करनी है। ये इस पैराग्राफ में सिर्फ यही लफ्ज़ मुश्किल नहीं है, इसके अलावा आपने देखना है कि इसमें कौन से लफ्ज़ मुश्किल है। सबसे पहले एक लफ्ज़ है यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं छापा खाना, जहाँ पर के अखबारात, रिसाले और ये तमाम जितना प्रिंटिंग मटेरियल है ये तमाम छपता है। ये किताब भी छापा खाने में छपी हुई है।
وہ اپنے بنائے گئے پریس پر کیا چھاپتے رہے؟ اخبار۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز، یعنی صرف امریکہ میں آرول یا ویلبر ہی ہوا بازی کے تجربات نہیں کر رہے تھے، بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہوا بازی کے تجربات ہو رہے تھے۔ تو وہ ایک جرمن ہوا باز جو تھا، اس نے جب اپنا چھوٹا جہاز اڑایا ہے تو اس کے ساتھ جب وہ خود بھی اڑا تو وہ اڑ نہ سکا اور وہ گر کر مر گیا۔ تو یہاں پر اسی جملے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز نے ہوا بازی کا جب تجربہ کیا تو وہ اس سے کیا ہوا؟ مر گیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس کے وفات سے انہیں کیا تقویت ملی کہ انسان اگر اڑنا چاہے تو کوشش کر رہا ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ خواہش تو ان کی تھی ہی پہلے، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اس تجربے کو لے کر وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے انسان کو اس بات کو ارادہ پکا کر لیا کہ ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا 1900 سے 1902 تک وہ مسلسل اس سلسلے میں، کون سے سلسلے میں؟ سائیکلیں بنانے والے نہیں بلکہ ہوا بازی کے سلسلے میں تجربات کرتے رہے، اور 1903 میں وہ کیا ہو گئے؟ اس میں اس لمحے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب انہوں نے اپنی پہلی اڑان بھری اور کامیابی سے اپنا جہاز اڑا لیا، اور اس طرح یہ اپنی اس جستجو میں اور اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ اب آپ نے اس کے بارے میں PDF میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ آپ نے یہ بات دھیان رکھیں کہ میں نے اب آپ کو جو ٹیسٹ دینا ہے، چاہے میں خلاصہ دوں، چاہے میں آپ کو اقتباس کی تشریح دوں، PDF کا لکھا ہوا میٹیریل کسی کا نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے جو کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، خلاصہ کیسے کرنا ہے، تشریح کیسے کرتے ہیں، آپ نے ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر خود لکھنا ہے۔ جس کی PDF کی لکھی ہوئی چیز میرے سامنے آئے گی وہ اس کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کوشش کریں، ایک دم سے آپ کو کچھ نہیں آتا، ڈرتے نہیں ہیں، کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا املا کی غلطیاں آئیں گی نا، کوئی بات نہیں، وہ میں ٹھیک کر دوں گی، آپ کو غلطیاں آپ کی بتا دوں گی۔ گھبراتے نہیں ہیں، گھبرانے سے کبھی بھی کام نہیں آتا، بلکہ سیکھیے، سیکھنے کے عمل کو جاری رکھے بیٹا، بار بار کرنے سے آپ کو آ جائے گا۔